भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में माशी सूरत हाल अबतर होती जा रही है। हुकूमत ने कम होते ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से $4.5 अरब का कर्ज मांग लिया है। IMF से मदद की दरख्वास्त का मतलब ये है कि बांग्लादेश इन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है जिन्होंने मुल्क की मईशत को बचाने के लिए कर्जा तलब किया है। देखिए रिपोर्ट। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में मुआशी सूरत हाल अबतर होती जा रही है। बांग्लादेश में गुज़श्ता रोज़ 8 तरक्की पजीर ममालिक के ताजरों और हुक्काम ने मुलाकात की। इस इजलास में कहा गया कि ज़र मुबादले के कम होते ज़खायर, तवानाई के बढ़ते बहरान और सप्लाई चेन में खलल के बास मजीद इमदाद की ज़रूरत है। बांग्लादेश की न्यूज़ वेबसाइट डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ की हुकूमत ने कम होते ज़र मुबादले के ज़खायर को मुस्तहकम रखने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से $4.5 अरब का कर्ज लिया है। इस हवाले से बांग्लादेश के वज़ीर ख़ज़ाना AHM मुस्तफ़ा कमाल ने बाज़ाब्ता तौर पर IMF को ख़त लिख दिया है। दरअसल मिस्र, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश के मंदूबीन ने D8 के बैनर तले मंगल को मुतबादिल मालियाती तिजारत पर बात की। इस इजलास में ज़र मुबादले के ज़खायर के दबाव से निजात के लिए एक दूसरे की करेंसी में लेन देन पर गौर किया गया। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा AK अब्दुल मोमिन ने कहा कि D8 ममालिक की मईशत $5 ट्रिलियन है। उन्होंने कहा कि D8 ममालिक आज़ाद तिजारती मुआहदे और बाहमी तिजारत को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। After the COVID, we know difficult situation happened and moves to the ongoing war. Ukraine war is creating problem. This is telling us, giving us a lesson that the regional groups like D8, we should be more stronger. We should be more cooperative. We should work together to overcome all the difficulties that we are facing because of the global, the scenario. बांग्लादेश की बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल जुलाई से इस साल मई के दरमियान बांग्लादेश की दरामदाद $81.5 बिलियन रही, जो कि एक साल पहले के मुकाबले में 39% ज़्यादा है। माली साल 2021-22 के पहले 11 महीनों में बांग्लादेश का करंट अकाउंट का खसारा 6 गुना से बढ़कर $17.2 बिलियन तक पहुंच चुका है। बांग्लादेश के ज़र मुबादले के ज़खायर में भी ज़बरदस्त कमी वाक़ हुई है। 20 जुलाई तक बांग्लादेश के ज़र मुबादले के ज़खायर $39.7 बिलियन हैं। बांग्लादेश में जून महीने में महंगाई की शरह 9 माह की बुलंद तरीन सतह पर रही। इस दौरान अफरात ज़र की शरह 7.56% रही। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि $1 अरब 50 करोड़ कर्ज पर सूद नहीं होगा, जबकि $3 अरब पर 2% सूद होगा। More importantly, currently we are engaging our young people. We have over 200 million young people, youth. And in addition, we have a large women, entrepreneurs are coming up. If we engage our young people and our women, and more so with the digital technology and skills, I have a hope the D8 can achieve a spectacular achievement. IMF से मदद की दरख्वास्त का मतलब ये है कि बांग्लादेश उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है जिन्होंने मुल्की मईशत को बचाने के लिए कर्जा तलब किया है। रवा माह के शुरू में IMF ने पाकिस्तान को $4 अरब पैकेज अगले साल तक पाकिस्तान को दिया जाएगा। इसके साथ तंजानिया को $1.05 अरब और घाना को $1.5 अरब का इक्तिसादी पैकेज देने पर भी इत्तफाक हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के इस हवाले से सितंबर में IMF से मुलाकात हो सकती है, जिसके दौरान कर्ज के हवाले से शराइत को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकाम का कहना है कि इस साल दिसंबर तक दोनों फरीकों के दरमियान इस डील को लॉक इन कर दिया जाएगा और जनवरी में IMF की बोर्ड मीटिंग के सामने पेश किया जाएगा। आमतौर पर IMF से कर्ज से मुतालिक शराइत बहुत सख्त होती हैं। अगर उन पर अमल ना किया गया तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। बहरकैफ भारत के 2 पड़ोसी ममालिक
पाकिस्तान और श्रीलंका की मुआशी हालत ज़ार किसी से ढकी छुपी नहीं है। श्रीलंका में हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों को सड़कों पर आना पड़ा। सदर को मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में पनाह लेना पड़ी। इसके साथ साथ पाकिस्तान का सरकारी खजाना तकरीबन खाली है। महंगाई आसमान को छू रही है और पाकिस्तानी रुपया निचले सतह पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चीन के शहर वुहान में कोरोना एक बार फिर लौट आया है। यहाँ 10 लाख की आबादी वाले जियांगशिया जिले में तमाम सरगर्मियों को शट डाउन कर दिया गया है। चीन का वुहान वही शहर है जहां दुनिया में कोरोना का पहला केस सामने आया था। उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैल गया। यहाँ बार, सिनेमा हॉल और कैफे सब बंद कर दिए गए हैं। जियांगशिया में कोरोना के 4 केसेस पाए गए हैं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। इंतजामिया के मुताबिक जियांगशिया के शहरी इलाके में 3 रोज के लिए आर्जी कंट्रोल के इकदाम नाफिज किए गए हैं। इसके अलावा बाजार, रेस्टोरेंट भी बंद कर दिए गए हैं और इसके साथ बड़ी तकरीबात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तमाम मजहबी मकामात को बंद कर दिया गया है और मजहबी सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और इसके साथ साथ तालीमी इदारे भी बंद करने का फैसला किया गया है। ताइवान पर चीन के दावों पर अमेरिका के साथ उसकी कशमकश बढ़ती जा रही है। दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडेन और चीनी सदर शी जिनपिंग जुमेरात को बातचीत करेंगे। एक अमेरिकी एहलकार ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि ताइवान पर चीन के दावों के बाद अमेरिका और चीन के दरमियान 4 माह बाद मुज़ाकरात होंगे। ख्याल रहे कि कांग्रेस के आला डेमोक्रेटिक और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे के इम्कान ने अमेरिका और चीन के दरमियान मुश्किल रिश्तों में तनाव को नए सिरे से बढ़ा दिया है। अमरीकी सदर बाइडेन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान जुमेरात को होने वाली बातचीत को बहुत अहम समझा जा रहा है। माना जा रहा है कि दोनों ममालिक के सदूर के दरमियान शुमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम, रूस यूक्रेन जंग, अमरीका और चीन के दरमियान इख्तलाफात, ईरान जौहरी मुआहदे समेत कई अहम मामलों पर बातचीत हो सकती है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने मंगल की रात को स्पीकर पंजाब असेंबली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही की अपील को मंजूर करते हुए पंजाब के ट्रस्टी वजीर आला हमजा शरीफ को ओहदे से दस्तबरदार होने का हुक्म दिया। अदालत उज़्मा ने इसके साथ ये भी हिदायत दी कि चौधरी परवेज इलाही को सूबे पंजाब का नया वज़ीर आला मुकर्रर किया जाए। इस पर अमल करते हुए पाकिस्तानी सदर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद में रात के तकरीबन 2:30 बजे उनसे वज़ारत आला के ओहदे का हलफ लिया। कबल अज़ां सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीकुर रहमान ने चौधरी परवेज इलाही से वज़ारत आला का हलफ लेने से माजरत कर ली थी। मंगल की देर शाम को आने वाले इस फैसले पर जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जश्न मनाया, वहीं पीडीएम ने अदलिया पर तनकीद के नश्तर चलाए। नाक़दीन का ख्याल है कि इस फैसले से पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख पर दुरुस्त नताइज मुरतब होंगे और इससे मुमकिना तौर पर सियासी कशीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है। कॉन्गो के मशरक़ी शहरों गोमा और बोटेम्बो में अक़वाम मुत्तहिदा के खिलाफ पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में महलूकीन की तादाद बढ़कर 15 हो गई है। उनमें अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फोर्स के 3 एहलकार शामिल है। दर्जनों दीगर अफराद जख्मी भी हुए हैं। उधर नई दिल्ली में हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि कॉन्गो में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फोर्स में शामिल उसके 2 जवान मारे गए हैं। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने उनकी हलाकत पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये दोनों हिंदुस्तानी नीम फौजी दस्ते बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अमन फोर्स के खिलाफ इस तरह के हमले जंगी जराइम के मुतरादिफ हैं। We have an update from the Democratic Republic of the Congo, where violence against our peacekeeping mission is continuing to escalate. At the MONUSCO Butembo base today, violent attackers snatched weapons from Congolese police and fired upon our uniformed personnel. Sadly, 1 military peacekeeper and 2 UN police personnel were killed
and another was injured. We add our voice to the acting head of MONUSCO, Qasim Dieng, to condemn the killing of our colleagues and to express our deepest sympathy to their families and colleagues. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں بارشوں نے تباہی مچا رکھی ہے. کئی اضلاع میں سیلاب کے باعث درجنوں افراد جاں بحق اور کئی زخمی ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق حالیہ مونسون سیزن میں اب تک 104 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں. آج بھی صوبے کے مختلف اضلاع میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہا, جبکہ ضلع لسبیلا میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے. پانی سے نکل کے یہاں تک پہنچے, 3 دن سے پانی میں بیٹھے تھے. گھر مر سارے ختم ہو گئے ہمارے. ابھی یہ بچے ہیں, ہم ابھی ادھر رات تک پہنچے ہیں, باقی کچھ نہیں رہا ہے, پیچھے سارا ختم ہو گیا. ہماری ٹیم پہلے بھی آگے جا چکی ہے. ادھر قریبی گاؤں ہے جہاں پہ زمینی ایکسیس ہے, تو ہماری ٹیم پہلے بھی وہ کچھ جا چکی ہے, اور باقی ٹیم ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں. ان کو جتنا ہو سکے, جتنے لوگ ہوئے ان کو ریکور کرنے کے لیے جا رہے ہیں. فلپائن میں صبح آئے 7.1 کی شدت کے زلزلے سے 4 افراد ہلاک جبکہ 60 زخمی ہو گئے. غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق فلپائن کے جزیرے روزون میں زلزلے سے 4 افراد ہلاک اور 60 زخمی ہو گئے. امریکی جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے کہ زلزلے کی شدت 7.1 تھی, جبکہ زلزلے کے جھٹکے فلپائن کے دارالحکومت منیلا تک محسوس کیے گئے. جزیرے لوزون کے زلزلے سے عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا. زلزلے کے بعد لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ کھلی جگہوں پر نکل آئے. دوسری جانب حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے. طالبان حکومت نے ایک بار پھر امریکہ پر نشانہ سادھا ہے. طالبان نے الزام عائد کیا کہ افغانستان میں غربت کی بنیادی وجہ امریکہ کی جانب سے عائد کردہ پابندیاں ہیں. انہوں نے ایک بار پھر واشنگٹن پر زور دیا ہے کہ وہ افغان مرکزی بینک کے امریکہ میں رکھے گئے $7 ارب کے منجمد اثاثے غیر مشروع طور پر جاری کرے تاکہ طالبان ملک کے گہرے ہوتے معاشی اور انسانی بحران سے نمٹ سکے. دیکھیے رپورٹ. طالبان حکومت نے ایک بار پھر امریکہ پر نشانہ سادھا ہے. طالبان اعلیٰ سفارتکار نے ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس کے دوران الزام عائد کیا ہے کہ افغانستان میں غربت کی بنیادی وجہ امریکہ کی جانب سے عائد کردہ پابندیاں ہیں. طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے واشنگٹن پر ایک مرتبہ پھر زور دیا ہے کہ وہ پابندیاں ہٹائے اور افغان مرکزی بینک کے امریکہ میں رکھے گئے $7 ارب کے منجمد اثاثے غیر مشروط طور پر جاری کرے تاکہ طالبان ملک کے گہرے ہوتے معاشی اور انسانی بحران سے نمٹ سکیں. مجھے حقوق شتمنی مبارک امریکائی ٹیم سره څو نشسته مذاکرات کړي دي او پر راتلونکي کې له هغوی سره کینو نو توقع امید هم دا ده چې په دې باره کې به پرمختګ وشي ځکه دا د افغانانو حق ده د افغانانو سرمایه ده د افغانانو شتمني ده هیڅوک دا حق نه لري چې د افغانانو شتمني په خپل سر باندې کنګل کړي نو باید افغانانو ته خپل حق ورکړل شي. افغانستان کے $2 ارب کے مزید اثاثے یورپی ممالک میں منجمد ہیں. طالبان کا ماننا ہے کہ افغانستان کے اثاثوں پر پابندی جیسے اقدامات نے غیر ملکی سرمایہ کاری اور مالیاتی لین دین کو متاثر کیا ہے. طالبان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان پابندیوں سے حکومتی سرگرمیوں پر بھی اثر پڑا ہے. طالبان کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ امریکہ افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کرے. حالانکہ جو بائیڈن نے فروری میں افغان عوام کی مدد کے لیے $3.5 ارب کے اثاثے بحال کیے تھے. امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ افغان عوام کی امداد کے لیے ایک مناسب طریقہ کار کی تلاش میں ہے تاکہ $3.5 ارب کو ایک نظام کے تحت تقسیم کیا جا سکے جسے صدر بائیڈن نے الگ کیا ہے. البتہ طالبان کا مطالبہ ہے کہ پوری رقم ایک ساتھ جاری کی جائے کیونکہ ان کے بقول یہ رقم افغانستان کی ہے. چونکه بندیزونه د افغانستان په بینکونو باندې لګیدلي او د افغانستان شتمنۍ کنګل شوي دي دا طبعا د افغانستان په اقتصاد د افغان ولس په اقتصادي حالت باندې او هلته د ولس په روزګار باندې او په اقتصادي بحران باندې حتما اثر لري او دا د افغانانو په حق باندې یو تیری شوی ده.
रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल को अमेरिका और तालिबान ने अफगान असासों को ट्रस्ट फंड में जारी करने के लिए तजावीज़ का तबादला किया, जो दोनों फरीकैन के दरमियान जारी बातचीत में पेशरफ्त का इशारा है। अगस्त 2021 में अमेरिका की क़यादत में गैर मुल्की अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के साथ ही तालिबान ने तकरीबन 20 साला जंग के बाद दोबारा इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद वाशिंगटन और दीगर ममालिक ने गैर मुल्की इमदाद को अफगानिस्तान के लिए फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया था। अमीर खान मुत्तकी का कहना था कि तालिबान दुनिया के तमाम ममालिक के साथ बाहमी एहतराम और दोतरफा मफादात के फ्रेमवर्क में मुस्बत ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार हैं। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को 1 साल होने वाला है, लेकिन अब तक किसी भी मुल्क ने इनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। आलमी बिरादरी चाहती है कि अफगान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने से कबल तालिबान पहले ख़वातीन और दीगर इंसानी हुकूक पर अपने रिकॉर्ड में बेहतरी लाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तुर्की के वज़ीर दिफा का कहना है कि बहरिया असवद की बंदरगाहों में फंसे यूक्रेन के अनाज को लेकर जाने वाले बहरी जहाज़ों के लिए तैयारियां और मनसूबाबंदी आखिरी मराहिल में है। तुर्क वज़ीर दिफा ने बुध के रोज़ एक कंट्रोल सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में कहा कि दुनिया भर की नज़रें इस मुआहदे पर टिकी हुई थी। Koordinasyon merkezi içinde bulunduğumuz Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde 23 Temmuz itibarıyla hazırlık çalışmalarına başlamıştır. Bu merkezin vazifesi Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin Odessa, Çernomorsk ve Yüzlü limanlarından emniyetle denizden nakliyatını sağlamaktır. Merkez asker ve sivil olmak üzere Türkiye ile birlikte Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den beşer temsilden oluşmaktadır. Sahada herhangi bir askeri unsur mevcut değildir. साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद पहली बार मंगल के रोज़ वाशिंगटन पहुंचे, जहां उन्होंने अपने इत्तेहादी थिंक टैंक के एक इजलास से खिताब किया। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के हज़ारों शुरा के सामने एक बार फिर सदारती नताइज का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो दूसरी मुद्दत के लिए एक एजेंडा तैयार कर रहे हैं। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है और जराइम की शरह में इजाफा हो रहा है। साबिक सदर ने स्टॉप एंड फ्रिस्क पुलिसिंग पॉलिसियों की तरफ से वापस मंशियात फरोशों के लिए सजाए मौत और ख़वातीन के एथलेटिक मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली ख्वाजा सिराओं की ममानियत पर जोर दिया। I always say I ran the first time and I won. Then I ran a second time and I did much better. We got millions and millions more votes. And you know what? That's going to be a story for a long time. What a disgrace it was. But we may just have to do it again. We have to straighten out our country. We have to straighten out our country. We had it there. We had it. Thank you. Thank you. Thank you very much. ब्राज़ील में कपास की बढ़ती पैदावारी लागत और करेंसी की मुसलसल कद्र में कमी की वजह से कपास की कीमतें आसमान को छू रही हैं। ब्राज़ील की करेंसी में हालिया बरसों में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद वहां के माशी हालात कशीदा हो गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ब्राजील में कपास की बढ़ती पैदावारी लागत और करेंसी की मुसलसल कदर में कमी की वजह से कपास की आसमान को छूती हुई कीमतें तशवीश का बाइस है। ब्राजील की करेंसी में हालिया बरसों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कपास की बरामदात में इजाफा दर्ज किया गया, जो इसकी सालाना कपास की पैदावार का तकरीबन 70% है। गुज़िश्ता 2 बरसों में कपास की कीमत में 150% इजाफा हुआ है, जिसके बायस कपड़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है। Mudou bastante a forma de produzir algodão. Nos últimos anos, encarecimento do custo de produção muito forte, especialmente no último ano, onde fertilizantes e defensivos e máquinas agrícolas tiveram aumento substancial. Isso elevou o custo de produção da cultura do algodão, de forma que hoje
os preços do mercado internacional não estão remunerando adequadamente a produção que nós vamos fazer para o próximo ano. मुल्क की माहिरीन के मुताबिक जून के महीने से अब तक किसी भी अशिया में सबसे ज्यादा तेजी कपास की कीमत में दर्ज की गई है। अगरचे घरेलू कपास की कीमतों में इजाफा जारी रहने का इम्कान है, लेकिन मकामी किसान अब भी सरमायाकारी की वापसी के दबाव को महसूस कर रहे हैं। रवां साल खाद, कीड़े मार अद्वियात और ज़रूरी मशीनरी की कीमतों में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है, जिससे कपास की पैदावार के अखराजात में इजाफा हुआ है। नतीजा ये है कि कपास की काश्त करने वालों की परेशानियां बढ़ गई है। Nós temos mercado que é agrário exportador, então como você aumenta a demanda fora, a gente já não tem volume muito grande interno com a retomada e as pessoas querendo trocar suas roupas. जनूबी अमेरिका का मुल्क ब्राजील, चीन, हिंदुस्तान और अमेरिका के बाद कपास पैदा करने वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। ये आलमी सतह पर कपास का दूसरा सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा मुल्क भी है। ब्राजील में कोविड पाबंदियों के खात्मे के बाद मजदूरों के काम पर वापस आने पर कपड़ों की मांग में जबरदस्त इजाफा किया गया, जिसके नतीजे में खाम माल की मार्केट में मसनूआत की किल्लत पैदा हो गई और नतीजतन कीमतों में इजाफा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आज से कुछ सालों कबल तक श्रीलंकन अवाम की जिंदगियां मुनाफा बख्श चाय की सनत से खुशगवार थी, लेकिन मौजूदा माशी और सियासी बहरान के बायस ये इंडस्ट्री खसारे का शिकार है। एक अंदाजे के मुताबिक श्रीलंका में चाय की पैदावार तकरीबन निस्फ होकर रह गई है। चाय के बागात में काम करने वाले अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा मौजूदा बहरान कब खत्म होगा। देखिए रिपोर्ट। श्रीलंका में माशी और सियासी बहरान के पेश नजर दारुल हुकूमत कोलंबो से 70 मील दूर मशरक में चाय के बागात में काम करने वाले अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं। श्रीलंका में चाय इंडस्ट्री की 100 साला तारीख रही है, लेकिन आलमी सतह पर माशी बहरान जैसे ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें, खुराक की कमी, कोरोना के बाद के असरात और यूक्रेन पर रूसी हमले ने चाय बनाने वालों की जिंदगी को मुश्किल बनाने में अपना किरदार अदा किया है। बरतानवी नशरियाती इदारे स्काई से बात करते हुए चाय चुनने वाले गणपति वली मील ने मुस्तकबिल के लिए अपने खदशात का इजहार कुछ यूं किया। आलमी मंजर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।